ठीक है, तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ दिख रहा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसका मैं थोड़ा सा एक आपको रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है वो हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि जो स्पेशली जो इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर जो है, ठीक है, उनको कौन कौन से चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेस करना पड़ता है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या रहता है, इतना ज्यादा माइग्रेशन नहीं रहता है, और माइग्रेशन रहता है तो वो भी एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कैसा रहता है कि एक स्मॉल टू मीडियम टाइम फ्रेम रहता है। प्रोजेक्ट खत्म तो आपको अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जगह पर माइग्रेट होना पड़ता है। तो उसके वजह से जो लेबर्स है या फिर एम्प्लॉयज है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो वो क्या रहता है, सोशियो इकोनॉमिकली हैम्पर हो जाते हैं। सोशली भी उन पर इम्पैक्ट आता है और इकोनॉमिकली भी इम्बैलेंस वहां पर देखने को मिलता है। तो वो चैलेंजेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और दूसरा है कि इसमें पहला है कि नेशनल डेटा जो है एक्सीडेंट्स का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ये बढ़ते जा रहा है। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि आप आईलो की वेबसाइट पर जाके या नेशनल स्टैटिस्टिक्स चेक कीजिए, इंडियन की लेबर की वेबसाइट पर जाके, ठीक है, तो सही रहेगा। वहां पर आपको अप्रोप्रिएटली जो भी गवर्नमेंट डेटा है तो वो आपको मिलता है वहां पर, ठीक है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की भी आप बात कर सकते हो, उनकी भी एक वेबसाइट्स है, वहां पर भी जाके आप ये देख सकते हो। जो भी सोर्सेस रहेंगे वो ऑथेंटिक होने चाहिए। किसी रिसर्च फॉर्म का या किसी ने पब्लिश किया तो वो नहीं होना चाहिए, वहां पर कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है या ब्यूरो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेल रिप्यूट वाली। और हमने देखा था कि यहाँ पर ह्यूमन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से लॉस होती है, हेल्थ केयर का किस तरीके से कॉस्ट बढ़ता है, लीगल कंपेंसेशन बढ़ जाता है, ठीक है, मैन पावर शॉर्टेज, स्किल शॉर्टेज, ठीक है, लेबर के लीव्स वगैरह, उसके वजह से अगेन प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हैम्पर होती है। तो माइग्रेंट लेबर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी, यानी कि लिमिटेशंस भी हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और सेफ्टी कल्चर जब डिप्लॉय किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, जनरली बेनिफिट से रहता है सब। तो वो क्या असर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स कम होना, ठीक है, वर्कर का मोरल बूस्ट होना वहां पर, तो ये सारी चीजें वहां पर देखी गई थी। उसके बाद मेन कंटेंट जो रहते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान के या फिर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल्स के, तो वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से वो डॉक्यूमेंटेड रहता है और वहां पर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर हर एक ईआरटी टीम हो गया, सेफ्टी का टीम हो गया, सिक्योरिटी, क्वालिटी, ऑपरेशनल, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका सबका अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो उस प्लान में ड्राफ्टेड रहता है या फिर रिटर्न रहता है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, इसे कुछ लोग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी कहते हैं। तो टाइटल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही है, ठीक है। उसके बाद ये देखा था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, जनरली जो हाईवेज वगैरह रहता है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, तो वहां पर आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, टनल्स हो गया। तो उस केस में ट्रैफिक जो मैनेजमेंट प्लान है वो भी रिटर्न होना चाहिए, और वो फेज वाइज भी होना चाहिए। लोकेलिटी देख के डेमोग्राफिक भी स्टडी करना पड़ता है, उसमें पॉपुलेशंस आ गया, ये सारी चीजें उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का फ्लो चार्ट होना चाहिए, कि इसमें कौन कौन से जनरली प्रोसेस फ्लो प्लान जो रहता है उस तरीके से ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्शंस ऑफ हीरा विद एक्टिविटीज। सो हीरा क्या है और फिर उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है, उसमें स्टेप्स कौन कौन से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज हीरा करना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं। जब तक आपको आपके प्लांट के, प्रोजेक्ट्स के, या जहां पर भी आपके वर्क प्लेस हो, वहां पर अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से हजार्ड्स है, तो आप वहां पर सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते। तो सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स। तो उसके लिए एक वेल नोन प्रोसेस है, या फिर उसे हम टूल्स भी कह सकते हैं। तो उस टूल का नाम है हीरा, HIRA, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जो कि इसका फुल फॉर्म है। आप सभी को पता है या फिर आपने किया भी होगा, फिर का जो फुल फॉर्म है पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लिख लीजिए हीरा का फुल फॉर्म HIRA, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या रहता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो वो हम आगे देखेंगे।
हीरा का डेफिनेशन ये है, हीरा इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड असेस द एसोसिएटेड रिस्क इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की बात हो रही तो हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब हीरा क्या है, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड। तो भाई हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पर पोटेंशियल हजार्ड्स की बात हो रही, मतलब खतरे तो जो हमें दिख रहा है वो तो है, लेकिन किन किन चीजों से, कौन कौन से एक्टिविटी से, कौन कौन से लोकेशन से, प्रोसेस से हमें खतरा हो सकता है। पोटेंशियल मींस कि खतरा हो सकता है, उसमें पोटेंशियल है कि भाई ये खतरा है जिसकी वजह से विच लीड्स टू एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसे हम पोटेंशियल हजार्ड्स कहते हैं। एंड देन अब उस स्पेसिफिक हजार्ड से रिलेटेड कितना रिस्क वहां पर है, तो यहाँ पर वो भी हम असेस करते हैं। असेस आप समझ रहे हो इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो ये है हीरा का मीनिंग एक्चुअली। ओके, मैं वंस अगेन आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, आज मैं मोबाइल फोन से पढ़ा रहा हूँ आपको, प्लीज यस और नो में मुझे आंसर दीजिए। माइक अनम्यूट करके, जो भी मान लो कि कोई नया ज्वाइन हुआ है तो। परिराम, शैलेश, ओके। यस सर, टीचर। ठीक है ठीक है, ओके। और आज इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नीतीश जी है सिर्फ, शैलेश है, ओके। स्टार ही अटेंडीज है, चलो देखते हैं आगे। ओके, थैंक्स फॉर रिस्पांस। आगे बढ़ते हैं। गोल क्या है हीरा का? भाई हीरा करना है, ओके, लेकिन क्यों करना है? The goal is to proactively recognize and mitigate potential hazard before they lead to accidents, injuries or damage to the properties। का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हजार्ड्स कौन से हैं, और उन हजार्ड्स की वजह से एक्सीडेंट ना हो उससे पहले ही हम क्या करें, उसको मिटिगेट करें, मतलब उसको खत्म करें। It helps construction companies develop effective safety measure and control to ensure the well-being of worker and the public। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ईएचएस वाला टीम है, जो भी पर्सन है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है इससे कि भाई वो आइडेंटिफाई करे पोटेंशियल हजार्ड्स और क्या करे, उसको सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करें टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द वर्कर एंड द पब्लिक। यहाँ पर एक पब्लिक वर्ड इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पब्लिक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया होगा? प्लीज आंसर। हीरा से क्या वर्कर की सेफ्टी होती है क्या? पब्लिक का, यहाँ पर मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अब पब्लिक का मीनिंग क्या है कि अदर देन योर ऑर्गेनाइजेशन, पीपल हु आर अदर देन और आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहता है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलता है तो उसके आसपास क्या रहता है कि पब्लिक का आना जाना रहता है, ठीक है। कभी कभी पब्लिक प्लेस में भी आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, आजू बाजू बिल्डिंग भी रहता है, तो उसमें पब्लिक प्रेजेंट है विच आर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि कोई बड़ा एक्सीडेंट अगर आपके कंपनी में हो जाए, जैसे कि कोलैप्स वगैरह, क्रेन वहां पर कोलैप्स हो जाए, तो उससे क्या होता है कि शायद चांसेस है कि पब्लिक को भी यहाँ पर इंजरीज वगैरह झेलनी पड़ सकती है, और ये ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो अंडर डेवलप जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कभी कभी क्या रहता है, मुंबई जैसे सिटी में हाई राइज बिल्डिंग के क्या करते हैं वो लोग कि जो अपर फ्लोर से उसको एक्सटेंड कर देते हैं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, वहां से कुछ सालों से लोग रह रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 15 to 20 स्टोरी बिल्डिंग है, ओके। अब उनको और 3 फ्लोर जो है अपर बढ़ाने हैं, ठीक है। अब डेवलपर ने काम चालू कर दिया, लेकिन अब बिल्डिंग खाली नहीं करते वो लोग, वहां पर रहते हैं वो, डेली टू डेली उनका कम्युनिटी भी चलता है कि पार्शियली वो उसको क्लोज कर देते हैं, पार्शियली एक्सेसिबल रहता है, ताकि जब तक वो ऊपर वाले का जो भी फ्लोर से अपर फ्लोर, तो उसका जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक आप बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। मुंबई में ऐसा ही एक केस हुआ, जो वहां से एक लेडी जा रही थी, तो उसके
सिर में ऊपर से क्या गिरा, टूल गिरा और उसके वजह से डेथ हुई। हाई कोर्ट में भी उसका केस चला, उसका वर्डिक्ट भी आया है। ठीक है, तो पब्लिक का सेफ्टी लेने का भी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी है, उनको बहुत बड़ा फाइन भी भरना पड़ा है और बहुत सारे गाइडलाइंस भी वहां पर निकल के आई है। अ, उसके बाद हीरा का प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। Identify, identify and list all the possible hazard that may be the present on the construction site। ठीक है, जो भी hazards हैं वो आइडेंटिफाई करें और उसको लिस्ट आउट करें। लिस्ट आउट के भाई रिटर्न डाउन करें उसको, जो भी हजार्ड्स है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रेजेंट है उसको क्या करें, लिस्ट आउट करें। ओके, और ये सारे के सारे हजार्ड्स किसी न किसी एक्टिविटी से क्या हो गए, रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, एक्सकेवेशन हो गया, या फिर आपका आरसीसी का वर्क हो गया, जो भी वर्क है, फैब्रिकेशन वर्क है, ठीक है, कारपेंटरी वर्क है, तो हर एक जो वर्क है उससे रिलेटेड जो जो हजार्ड्स है उसको लिस्ट आउट करना है। तो एक्सकेवेशन के वर्क से रिलेटेड कौन कौन सा हजार्ड्स है, तो ये सब आपको लिस्ट आउट करना है। नेक्स्ट, हजार्ड्स कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक वर्किंग एट हाइट। ठीक है, जैसे कि हाइट पर काम करना, एक्सकेवेशन, ट्रेंचिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कन्फाइंड स्पेस, हेवी मशीनरी। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं एक्टिविटीज के। अब इनसे रिलेटेड जो जो हजार्ड्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि क्या हो सकता है हजार्ड्स में, जैसे कि फॉल ऑफ अ पर्सन, फॉल ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ट्रेंचिंग में फिर केविंस होना, तो ये सारे हजार्ड्स है। इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर बहुत सारे वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक है, फायर है, ये सारे हजार्ड्स उसमें आ गए। कन्फाइंड स्पेस में फिर अगर आप हजार्ड्स की बात करोगे तो कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई फेंट हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है, सफोकेशन, या फिर एस्पिजिएशन हो सकता है, उसमें फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट रह सकता है। तो ये सारे हजार्ड्स आपको लिस्ट आउट करना है। मशीनरी से रिलेटेड जो जो हजार्ड्स है वो भी आपको लिस्ट आउट करना है। अब ये सब सेफ्टी की जो टीम है उसमें से ही आपको करना है, लेकिन इसमें आप क्वालिटी पर्सन या फिर ऑपरेशन प्रोसेस या प्रोजेक्ट पर्सन उनकी हेल्प ले सकते हो। उनके अगर आप इंसाइट्स लोगे तो और भी आपको बेहतरीन तरीके से और भी ज्यादा इनपुट्स मिलेंगे, तो हीरा और इफेक्टिवली होगा। यानी कि कोई भी जो पोटेंशियल हजार्ड है वो यहाँ पर छूट नहीं सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आ गया कि रिस्क असेसमेंट। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई जो भी हजार्ड्स है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब उससे एसोसिएटेड जो जो रिस्क है वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसको एसेस करेंगे। रिस्क का मतलब क्या है और उसका रेटिंग किस तरीके से दिया जाता है, ये दो चीजें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि अगर कोई हजार्ड्स है तो उस हजार्ड्स के वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना है, नंबर वन। और दूसरा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, रिस्क का मतलब यह है कि जो हजार्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उससे एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस कितना है, पॉसिबिलिटीज कितना है। नंबर टू, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसका कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन रहता है, असेसमेंट रहता है, वो आता है फिर आपका रिस्क रेटिंग। इस तरीके से उसको रिस्क असेसमेंट किया जाता है। अब डीपली भी हम देखेंगे इसको। अब चांसेस कितना है उसको आप 1 to 5 में रेटिंग्स दे सकते हो या रैंकिंग दे सकते हो। जनरली रेटिंग्स नहीं कह सकते, हम रैंकिंग कह सकते हैं 1 to 5 से। 1 मतलब क्या है, बहुत ना के बराबर चांस है। ठीक है, आप 2 रेटिंग दे सकते हो कि यस 10% तक चांसेस है। 3 रेटिंग दे सकते हो कि 50-50 चांसेस है। 4 रेटिंग रैंकिंग दे सकते हो जिसके वजह से यस पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा है। और 5 रैंकिंग दे सकते हो कि डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको रिस्क का रैंकिंग देना है इन द स्केल टू 1 to 5। देन इन द केस ऑफ consequences, तो consequences में अगेन यू हैव टू यूज स्केल फ्रॉम 1 to 5। ओके, तो इस स्केल में आपको रैंकिंग देना है। तो जैसे कि मान लो कि एक्सीडेंट हुआ, अगर उसमें किसी पर्सन को चोट ही ना लगी या फिर अगर लगी तो बहुत ही जैसे कि फर्स्ट एड खरोच आई सिर्फ है, ठीक है, या आ सकती है, तो उस केस में यू हैव टू गिव रैंकिंग ऑफ द 1। अब यहाँ पर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ, राइट। उसके बाद फिर 2 रैंकिंग देना कि अरे फर्स्ट एड इंजरी हो सकता है। 3 रैंकिंग देना कि जिसमें
3 दिन तक आपको छुट्टियाँ आपको मतलब कि उस पर्सन को, जो भी इंजर्ड पर्सन है, वो काम पर नहीं आ सकता। 4 में मेजर एक्सीडेंट्स की बात होती है और 5 में फैटेलिटी की बात होती है। मेजर एक्सीडेंट्स में एम्पुटेशंस की भी आ सकता है, फ्रैक्चर्स या फिर 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेने की चांसेस है, या वो काम पर नहीं आ सकता, देन वहाँ पर वो क्या करेगा, 4 रैंकिंग अप्लाई करेगा। और ये आपको असेस करना है, इस तरीके से रैंकिंग देगी, राइट? और ये दोनों जब रैंकिंग में आ जाएगी, नंबर 1 किसका, लाइक्लीहुड का या पॉसिबिलिटीज का, 1 to 5 रैंकिंग, और दूसरा जो रैंकिंग है वो है किसका भाई, कॉन्सिक्वेंसेस का। तो ये दोनों का जो रैंकिंग है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आएगा उस हिसाब से आपको एक्शन प्लान करना है, और इसे हम 5x5 मैट्रिक्स कहते हैं, राइट? 5x5 हीरा मैट्रिक्स जो है, मैं आपको उसका इमेज दिखाता हूं ताकि आप एक्शन उसमें ले सको, राइट? मैं आपको स्क्रीन स्टॉप करके पूरा इसका ही स्क्रीन दिखा देता हूं, ठीक है, मोबाइल का, ताकि आपको आइडिया आ जाए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको सभी को? प्लीज कंफर्मेशन दीजिए मुझे, यस नो। यस सर। रिस्क मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपको 5x5 का? यस सर। थैंक यू। अभी इस इमेज में आपको 5x5 मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है, उसका इस्तेमाल हम हीरा में करते हैं, हीरा प्रोसेस में, राइट? तो अपने सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया कि भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, उसको आपने रैंकिंग दिया 1 to 5। नंबर 2, आपने कॉन्सिक्वेंसेस का रैंकिंग दिया या सेवेरिटी का रैंकिंग दिया 1 to 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मान लो कि आपका जो नंबर आया है वो 6 आया है, एग्जाम्पल। तो 1 to 6 कहाँ पर बैठता है, उसके लिए यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, रिस्क लेवल दिया है। तो भाई मेरा कैलकुलेशन आया है सर 1 to 6 आया है, तो 1 to 6 में क्या है, रिस्क लेवल लो है। लो में आपको क्या एक्शन लेना है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, मे बी एक्सेप्टेबल बट रिव्यू टास्क टू सी इफ रिस्क कैन बी रिड्यूस फर्दर। ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप टास्क रिव्यू कीजिए, देखो अगर हो सकता है तो और कम करो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा है रिस्क लेवल 8 to 12, इसमें आपका रैंकिंग आया है भाई, ये मीडियम रिस्क है। अब क्या करें, अब हमें एक्शन लेना है कि भाई टास्क शुड ओनली बी अंडरटेकन विथ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्पेशलिस्ट पर्सनल। ठीक है, मतलब टास्क तभी अलाउड करना अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से ऑथोरिटी लेके कंसल्टेशंस करके, ठीक है, आपको टास्क को रिव्यू करा लेना है और उनके कंसल्ट से ही इसको काम स्टार्ट रखना है। नेक्स्ट डे मेरा रैंकिंग आया है 15 से लेके 25 तक, ठीक है। अब इस केस में मुझे क्या करना है भाई, ये तो हाई रिस्क है, ओके। टास्क मस्ट नॉट प्रोसीड, मतलब काम को या फिर उस टास्क को स्पेसिफिक रोकना है, राइट? इट शुड बी रीडिफाइंड और फर्दर कंट्रोल मेजर पुट इन प्लेस टू रिड्यूस रिस्क, मतलब क्या करना है, काम तो रोकना है भाई, वो पूरा प्रोसेस को रीडिफाइन कीजिए और जो भी और एक्स्ट्रा कंट्रोल मेजर वहां पर अप्लाई कीजिए ताकि रिस्क कम हो सके। अब कब तक कम होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि रिस्क को हम लो कर सके, 1 to 6 के रेटिंग में या फिर उस लेवल में ला सके, ये हमारा हमेशा गोल होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं। तो अभी सबसे पहले आपने हजार्ड आइडेंटिफाई किया, उस स्पेसिफिक हजार्ड से एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उसका असेसमेंट किया। रिस्क असेसमेंट के लिए आपने 5x5 का मैट्रिक्स यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है रिस्क कंट्रोल मेजर। अब जिस काम में ज्यादा रिस्क का रैंकिंग आया है, उस काम को आप क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे।
प्रायोरिटाइज करके आपको क्या करना है, रिस्क का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो रिस्क कंट्रोल मेजर वहां पर अप्लाई करना है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रिस्क कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड हजार्ड्स। दिस मेजर में इंक्लूड इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, सही से प्लान डेवलप कीजिए, कंट्रोल मेजर प्लान पूरा करने के बाद उसमें जिस काम में सबसे ज्यादा रिस्क है उस प्लान को, उस टास्क को या उस काम को या उस जगह को क्या कीजिए, आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि भाई यहां पर मुझे सबसे पहले कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, राइट। ठीक है, डिसाइड कर लिया। अब कौन सा कंट्रोल प्लान या कंट्रोल सेफ्टी कंट्रोल मेजर मुझे अप्लाई करना है, उसके लिए आपको हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल मेजर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हायरार्की का ये दिखाता हूँ, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल मेजर, जिसमें क्या किया जाता है ये देखिए। यस, अब इस ये जो इमेज है ये आपको एक फनल की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हायरार्की है, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इलिमिनेशन, फिजिकली रिमूव द हजार्ड। तो हजार्ड को क्या करना है भाई, हमें पूरी तरीके से इलिमिनेट ही करना है। अब इलिमिनेशन जो है एक्चुअली में पॉसिबल है, लेकिन जब प्लांट ऑपरेशन में रहता है या फिर कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट फेज में है, तो हर टास्क के लिए ये फिजिबल नहीं है या फिर ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो फिर उस केस में क्या करना है, तो इलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ मुड़िए, मतलब हजार्ड को रिप्लेस कर दीजिए। मान लो कि कोई इक्विपमेंट है जो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करना है, तो उसको कम नॉइजी इक्विपमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, या कोई मटेरियल हजार्ड है तो उसको कम लेस हजार्डस या फिर लो हजार्डस या फिर नॉन हजार्डस मटेरियल से, टूल से आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, तो वो पॉसिबिलिटी आपको देखना है। मान लो कि इलिमिनेट नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट मूव ऑन टू द इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो फिर आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल वहां पर अप्लाई करना है। एंड इन द मोस्ट केसेस अगर आप देखोगे हजार्ड कंट्रोल के, तो वहां पर इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मशीन को गार्ड लगाना, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग कंट्रोल का। कोई नॉइज हो रहा है तो वहां पर साइलेंसर बिठाना, तो ये भी एक क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है। तो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल विच वी कैन अप्लाई टू कंट्रोल द हजार्ड्स, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल ही हर जगह पर अप्लाई करते हुए देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, मशीनरीज हो या कोई फैक्ट्री हो। देन हम मुड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हजार्ड्स के लिए सिर्फ आप एक ही कंट्रोल मेजर अप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल, मुझे इंजीनियरिंग कंट्रोल भी अप्लाई करना है, एडिशनली मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे अप्लाई करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही कंट्रोल मेजर या एक ही टूल वहां पर इस्तेमाल कीजिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया भाई, मुझे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी देना है। अब उसमें क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सबसे पहले आता है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है, जैसे कि प्रोसेस में चेंज करना, एसओपी या वर्क मेथड स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करना ताकि ये काम और सेफ हो सके, हजार्ड्स और कम हो सके, रिस्क और कम हो सके, राइट। नेक्स्ट आता है लोगों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, तो ट्रेनिंग इसमें आ जाता है। नंबर 3, रोटेशन ऑफ पीपल, तो वर्क रोटेशन में अप्लाई करना, जैसे कि एक ही आदमी को रोज वही हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि उसको ट्रेन करके नॉन हजार्डस एक्टिविटी में भी रोटेट किया जाए ताकि हजार्ड जो है उसका एक्सपोजर कम हो जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। आप उनका पोस्चर चेंज कर सकते हो, मतलब कि एसओपी वर्क मेथड स्टेटमेंट आपको चेंज करना है जिससे हजार्ड्स कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये करके भी, मतलब इंजीनियरिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के बावजूद भी रेसिडुअल रिस्क वहां पर रहता है, देन वहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है या फिर देना है। दोस्तों क्या रहता है, जब सेफ्टी में कोई भी लेस एक्सपीरियंस बंदा रहता है, जैसे कि 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ उसका, तो उस केस में आपको क्या करना है, जनरली सॉरी
वो क्या सोचता है कि पीपीई का मतलब सेफ्टी है। अगर आप प्लांट के किसी भी नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट के बंदे से पूछोगे, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस रहे, तो अगर उसको पूछो कि सर सेफ्टी का मतलब क्या है, तो बोलेगा अरे जूते दे दो, सेफ्टी शूज, हेलमेट दे दो, ठीक है। वो हमेशा पीपीई की ही बात करेगा। जो असल में सेफ्टी वाला जो कोर है, जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो उसको ये हायरार्की पता है कि भाई पीपी लास्ट में आता है और वो लीस्ट इफेक्टिव है। पीपी क्या क्या मतलब है पीपी देने का? भाई हम सब करके थक गए, सब कंट्रोल मेजर अप्लाई करके, फिर भी रिस्क है, आप ये पहन लो, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके एटलीस्ट बॉडी पार्ट तो बचे रहेंगे। तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पीपीई। तो ये रहता है पी हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल फ्रॉम इलिमिनेशन टू पीपीई। तो गाइस प्रायोरिटी आपको इलिमिनेशन को देना है, लेकिन वो जनरल डिजाइन स्टेज में पॉसिबल रहता है, ठीक है। वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में पॉसिबल रहता है। एक बार ऑपरेशनल फेज आ जाए तो उसमें आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल वगैरह बेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। मुड़ते हैं आगे। अब आपने रिस्क कंट्रोल मेजर अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट ये है कि रिव्यू एंड अपडेट। अब हीरा का एक रिव्यू साइकिल रहता है, और हीरा का रिव्यू कब करना चाहिए? अब मान लो कि कोई प्रोसेस में चेंज होता है, कोई मटेरियल में चेंज होता है, कभी भी एमओसी होता है, जनरली मशीनरीज में चेंज होता है, तब आपको हर बार हीरा करना पड़ता है। दूसरा, साल में 2 बार एटलीस्ट हीरा होना चाहिए, 6 मंथली हीरा होना चाहिए। कुछ केस में तो मंथली भी होता है, बहुत सारे केसेस में, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी 4 एम्स में अगर चेंज हो जाता है तो आपको हीरा करना चाहिए। सो व्हाट आर द 4 एम? 4 एम का मतलब है जैसे कि मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन। अगर इसमें चेंज हो जाता है इन चारों में से किसी एक में या एक से ज्यादा में, तो आपको हीरा अगेन रिव्यू करना पड़ेगा। हीरा रिव्यू मतलब कि मान लो कि अगर मटेरियल में चेंज होता है तो स्पेसिफिक मटेरियल का ही पार्ट रिव्यू कीजिए, ऐसा नहीं पूरा हीरा भी रिव्यू कीजिए, तो उस स्पेसिफिक पार्ट का ही आपको रिव्यू करना है, दैट्स ठीक। तो ये है रिव्यू एंड अपडेट, एंड देन डॉक्यूमेंट में आप उसका अपडेट कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ हीरा इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। भाई हीरा का बेनिफिट क्या होता है? तो ये प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच है। हीरा का क्या है कि ये प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच है। दो चीजें रहती है सेफ्टी। जो अप्रोच है वो दो तरह के रहते हैं, एक रहता है प्रोएक्टिव, दूसरा रहता है रिएक्टिव। सो व्हाट इज मीन बाय रिएक्टिव? सबसे पहले रिएक्टिव को समझते हैं। रिएक्टिव मीन्स के कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या जो भी हो, तो उस इंसिडेंट के बाद उस पर कुछ एक्शन लेना, ठीक है, या कुछ एक्टिविटी करना, तो उस अप्रोच को हम रिएक्टिव सेफ्टी अप्रोच कहते हैं। जैसे कि मान लो कि फॉल फ्रॉम हाइट हुआ है और उस बंदे को मेजर इंजरी हुई है, उसके बाद हमें सेफ्टी नेट लगाना, हार्नेस बेल्ट कंपलसरी करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब क्या हो गया? ये एक्सीडेंट के बाद हुआ ना, तो ये रिएक्टिव अप्रोच हुआ। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि भाई एक्सीडेंट ना हो उसके लिए जो भी आप एक्शन लेते हो, एग्जांपल हीरा कंडक्ट कराया, लोगों का ट्रेनिंग कराया, ठीक है, फीडबैक्स लिए, ये सब प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच में आ जाता है। प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच का मतलब होता है आप जो भी चीजें करते हो जिसके वजह से एक्सीडेंट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी आप एक्शंस लेते हो, तो उसको हम प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच कैसे कहते हैं, ऐसे अप्रोच को। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सेफ्टी मेजर्स। तो उससे क्या होता है कि सेफ्टी मेजर इंप्रूव होते हैं। HERA enables the development of targeted safety measures, ensuring that appropriate controls are in place for each hazards. तो उससे क्या होता है कि जब आप सेफ्टी मेजर भी रिव्यू करते हो ड्यूरिंग द हीरा, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई और भी सेफ्टी मेजर क्या जितने हमने इंप्लीमेंट किए हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है, या अननेसेसरी कुछ एडिशनली कंट्रोल मेजर हमने अप्लाई कर दिया है जिसकी जरूरत भी नहीं थी। दूसरा अप्रोच ये है कि जो भी हमने सेफ्टी मेजर इंप्लीमेंट किए हैं, आर दे एडिक्वेट? मतलब क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, इन सब का रिव्यू हो जाता है, और उसके वजह से जो भी इंप्लीमेंटेड सेफ्टी मेजर्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद रेगुलेशन। यस, फैक्ट्री एक्ट कहता है, बीओसीडब्ल्यू कहता है कि आपको आपके प्लांट में जो भी एम्प्लॉयज है उन सबको क्या देना है? सेफ
वर्क प्लेस देना है, ठीक है। तो सेफ वर्क प्लेस जब कैसे दोगे आप सेफ वर्क प्लेस? सेफ वर्क प्लेस का मतलब होता है कि भाई खतरे रहित काम की जगह। तो आप कैसे दोगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खतरों को ढूंढना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके तो जगह सेफ बनेगी ना। तब हीरा इज अ लीगल प्रोसेस, या फिर ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर पर या फिर जो भी ऑक्यूपायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर। तो ये याद रखना। तो ये कंप्लायंस भी हो जाता है आपका उसके साथ साथ। नेक्स्ट, एनहांस प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आप हीरा करते हो, एक्सीडेंट नहीं होता है, तो प्रोजेक्ट का जो फेज है या उसका जो प्लानिंग है वो सही तरीके से होता है, डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट सही वक्त पर होती है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग मैट्रिक्स, ठीक है। मैं ऑनलाइन देखता हूँ क्या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग मैट्रिक्स आर दे अवेलेबल और नॉट? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग मैट्रिक्स यहाँ पर एक एग्जांपल सैंपल दिया है, ये हर एक कंपनी का अलग अलग भी हो सकता है, ये डिपेंड है, ठीक। टाइटल है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में 0 दिख रहा है, अनट्रेंड बंदा है। दूसरा है इन प्रोसेस, नंबर 1 मतलब अंडर ट्रेनिंग है। नंबर 3, नंबर 2 ट्रेन हो चुका है। 3 का मतलब है कि वो सीजन है, ट्रेन भी है और काम भी अच्छे से कर रहा है। नंबर 4, वो खुद भी ट्रेन है, दूसरों को भी ट्रेन करा सकता है किसी टास्क में। अभी आप समझ रहे हो बात को? यहाँ पर लेफ्ट साइड में लोगों के नाम है, ठीक है, जैसे कि अरोहा, कतो, बिंडी, पीटरसन वगैरह, ये सब नाम है उनके, ठीक है। उसके बाद है, उसके ऊपर अगर आप डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद पीपी हो गया, एरियल लिफ्ट हो गया, कारपेंट्री वर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, रिगिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इन सब मशीनरीज प्रोसेस के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब मान लो कि कोई एक बंदा हर एक काम में अगर ट्रेनर बन चुका है, तो उसका यहाँ पर 100% रेटिंग आता है कि सारे के सारे एटलीस्ट वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 लाइन देखिए, डिपार्टमेंट जो वर्क है उसमें 0 है, मतलब कि वो अनट्रेंड है। पीपी में इन प्रोसेस है, पीपी का उसका ट्रेनिंग चल रहा है। एरियल लिफ्ट नंबर 1 मतलब उसका पीपी एरियल लिफ्ट का भी ट्रेनिंग चल रहा है। नंबर 2 कारपेंट्री वर्क, भाई ये बंदा कारपेंट्री वर्क में ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट भी ट्रेन हो चुका है। नंबर 3 रिगिंग, वो ट्रेन भी है और एक्सपीरियंस भी है, राइट। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो बंदा ट्रेंड है। देन पावर टूल्स, पावर टूल्स इस्तेमाल करने में वो बंदा अनट्रेंड है, अभी भी उसको कोई पावर टूल इस्तेमाल करने की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। नंबर 4 हेवी इक्विपमेंट, भाई हेवी इक्विपमेंट में उसको 4 रैंकिंग है, मतलब कि वो खुद इस्तेमाल भी कर सकता है और दूसरों को ट्रेनिंग भी दे सकता है कि किस तरीके से वो हेवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसका ट्रेनिंग देखिए कि 56% में कंप्लीट है, मतलब कि वो ट्रेंड अगर हो जाए हर एक काम में, तो उसका मतलब ये है कि भाई वो 100% ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए नंबर 3 रैंकिंग का जो है वो 100% दिया गया है, मतलब कि वो 100% ट्रेंड है। अब ये ट्रेनिंग मैट्रिक्स के जो टेम्पलेट है बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इसका पर्पज ये है कि कौन सा बंदा कौन से काम में यहाँ पर ट्रेंड हो चुका है, ये देखना। कौन सा लोग कौन सा ऑपरेशन लोगों को ट्रेंड करा सकते हैं, ये ट्रेडिंग मैट्रिक्स में दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये दिया जा सकता है। ये मैट्रिक्स आप अपडेट कर सकते हैं। जनरली ये ईएचएस डिपार्टमेंट भी देखता है, उनके एचआर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी ये देखता है। तो ये अलग अलग टेम्पलेट है इसके। यस, अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो ट्रेनिंग मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर हम लोगों के पास ये ट्रेनिंग हाँ बोलिए। सिस्टम 4 भागों में बांटा गया है, L1, L2, हेलो। L3, L4। हाँ यस, लेवल 1 गुड। और बताइए उसके बारे में प्लीज। नहीं, L1 को ये किया गया है जो बेसिक ट्रेनिंग है, और ये सेफ्टी इंडक्शन।
ओके, जो ठीक है। प्लांट के जनरल सेफ्टी में इसलिए बताया जाता है। ठीक है। L2 में प्लांट वाइज जो प्लांट का हजार्ड है वो बताया जाता है। ओके, L3 में जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग आ गया। और L4 में ये जैसे सुपरवाइजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। और ओके ये बलराम हीरा जी। जो बता रहे हैं सर, हमारे पास हिटरा चलता है, उसको भी 4 कलर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, बताइए। पहला है व्हाइट कलर है जो लो रिस्क है। ठीक है, ब्लू कलर है वो मीडियम रिस्क है। ठीक है। सॉरी, टर्किश कलर है जो मीडियम रिस्क है। ठीक और है। ब्लू है मीडियम हाई रिस्क। और एक पर्पल कलर है जो नॉट एक्सेप्टेबल है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग आता है, उसको फिर से हजार्ड को रिव्यू करता है और उसका हिट आने बनाता है फिर से, और तब जाके उसको जॉब को बाद में लगती है। ओके डियर, अभी आप हिटरा के लिए 5x5 मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हो बलराम जी? जी सर। 5x5 मैट्रिक्स ही इस्तेमाल करते हो रिस्क असेसमेंट के लिए? जी सर। यस, ओके ओके, थैंक यू। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? आपके इंडस्ट्री में क्या रहता है? हीरा, हिटरा, जनरली वो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग मैट्रिक्स, मैंने कहा वो अपने हिसाब से आप ऑपरेशन वाइज भी रख सकते हो और अलग अलग इसके हिसाब से भी, या फिर जनरली क्या रहता है, कभी कॉर्पोरेट रहा तो कॉर्पोरेट भी अपना फॉर्मेट दे देता है, हमें बस उसको फुलफिल और मेंटेन करना है। तो इस तरीके से भी ये चीजें रहती हैं। ओके, थैंक यू। यस, थैंक्स बलराम जी आपके इनपुट्स के लिए। आई थिंक बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं। बाकी का जो प्रोसेस जर है, जैसे कि BOCW का लाइसेंस के लिए कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इंटरसेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए कैसे ये करना है, CLRA का रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जो लाइसेंसिंग वगैरह प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम MCQ भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। सर इसमें अभी आज लिंक आया नहीं है, शायद इसके कारण बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया है। यस, मुझे वही तो डाउट है, इसलिए मैं एक्सटेंड, जनरली मैंने लिंक डाल दिया है सबको। पुराने वाला मैं लिंक को ट्राई किया, मैं भी इंतजार करके तो हाँ, ज्वाइन हो गए। तो मैं भी इंतजार में ही बैठा था कि लिंक आएगा तो ज्वाइन करेगा। ओके, जनरली ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ओके। कल लेक्चर नहीं रहेगा, जनरली हम एवरी सैटरडे ही लेक्चर लेंगे, ठीक है। ओके यस, ओके, थैंक यू गाइस। एवरी सैटरडे सेम टाइम मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स फॉर योर इनपुट, बाय।